स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे हमारी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बातें। पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख कर बताएं कैसी लगी, और अगर आप नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियो यहाँ पोस्ट हो आपको भी जानकारी मिल जाए। जीवनी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 2014 में और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वह पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वह पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए मोदी को श्रेय दिया जाता है, और यह साल 1984 के बाद पहली बार हुआ। मोदी का जन्म वडनगर में एक गुजराती परिवार में हुआ था। बचपन में वो चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे और बाद में खुद का चाय स्टॉल भी चलाया। मोदी 8 साल की उम्र में आरएसएस के संपर्क में आए और यहाँ से संगठन के साथ एक लंबा साथ शुरू हुआ। वो साल 1985 में बीजेपी में शामिल हो गए। आरएसएस के साथ लंबे समय तक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर उनके राजनीतिक सफर में तब तीव्र गति आई जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। बचपन में ही दिख गए थे पीएम मोदी के महानता के सबूत। ये किस्से हैं इसके गवाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के किस्सों को जानकर ऐसा लगता है कि जैसे उनकी किस्मत में आगे चलकर कुछ बड़ा करना लिखा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ। वह आजाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। साधारण परिवार से आने वाले पीएम मोदी का सफर काफी संघर्षों से भरा रहा है। उनका पूरा परिवार एक छोटे से एक मंजिला घर में रहा करता था। हालांकि चुनौतियों के बाद भी पीएम मोदी ने अपने सपनों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। आज वह देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक है। जब वक्त में पीछे मुड़कर देखा जाता है तो हमें पीएम मोदी के बचपन के समय ही सफलता के बीज नजर आ जाते हैं। युवा नरेंद्र की कई ऐसी कहानियां और किस्से हैं जो दिखाते हैं कि वह बचपन में कितने मेहनती और साहसी थी। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो बताती है कि पीएम मोदी की किस्मत में बचपन से ही महान बनना लिखा हुआ था। आइए आज आपको ऐसे ही कुछ किस्सों के बारे में बताते हैं। बचपन में कैसे थे पीएम मोदी? अपने शुरुआती दिनों में नरेंद्र मोदी को चाय की दुकान पर काम करते हुए अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। वह काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाकर अपना जीवन जी रहे थे। इसकी वजह ये थी कि उन्हें बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करना पड़ रहा था। पीएम मोदी के स्कूल के दोस्त के मुताबिक वह शुरू से एक मेहनती बच्चे थे जिसे मुद्दों पर बहस करना और किताबें पढ़ना पसंद था। वह लाइब्रेरी में घंटों बिताया करते थे और उन्हें तैराकी भी पसंद थी। जब घर ले आए मगरमच्छ, पीएम मोदी की किताब बाल नरेंद्र में नरेंद्र मोदी के जीवन के कुछ किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा एक मगरमच्छ से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में उन्होंने खुद बताया था जब वह फेमस शोमैन वर्सेस वाइल्ड में बियर ग्रिल्स के साथ शूट कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि जब वह पास के एक तालाब में तैर रहे थे तो उन्होंने वहां मगरमच्छ का एक बच्चा देखा। वह उसे घर ले आए, मगर उनकी मां ने उन्हें समझाया और कहा कि ऐसा करना पाप है। इसके बाद पीएम मोदी मगरमच्छ के उस बच्चे को वापस तालाब में छोड़ आए। ये भी कहा जाता है कि पीएम मोदी एक मंदिर के ऊपर झंडा फहराने के लिए मगरमच्छों से भरे तालाब में भी तैर कर गए थे। जब कबड्डी मैच में दी विरोधी को मात, पीएम मोदी वडनगर के बीएन हाई स्कूल में पढ़ते थे, जहां दो टीमों के बीच एक इंट्रा स्कूल कबड्डी मैच आयोजित किया गया। एक टीम में युवा खिलाड़ी थे और जबकि दूसरे में ज्यादा उम्र के खिलाड़ी थे। जो कि युवा खिलाड़ियों वाली टीम हर बार हार जाती थी।
इसलिए उन्होंने मोदी से रणनीति बनाने को कहा। फिर पीएम मोदी एक ऐसी योजना लेकर आए जिससे उनकी टीम को मैच जीतने में मदद मिली। सफाई पसंद है पीएम मोदी हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने हुए नजर आते हैं। उनकी अपनी ये आदत बचपन से ही विकसित कर ली थी। उनके चाचा ने उन्हें कैनवास के जूते गिफ्ट में दिए थे, जिन्हें वह स्कूल से लाए गए बेकार पड़े चौक के टुकड़ों से सफेद करते थे। वह अपनी ड्रेस को हमेशा साफ रखते थे। सोने से पहले वह उसे मोड़कर अपने तकिए के नीचे रख देते थे। सुबह में वह गर्म पानी से भरे धातु के गिलास का उपयोग करके ड्रेस को इस्त्री किया करते थे। छात्र के तौर पर जब लिखा एक नाटक, नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने स्कूल में पीलो फूल नाम से एक नाटक लिखा था। उन्होंने इस नाटक में अभिनय भी किया था। यह नाटक एक अछूत महिला के दुख से जुड़ा हुआ था, जिसे मंदिर परिसर में आकर पूजा करने की इजाजत नहीं थी। चाय बेचने के दिन नरेंद्र मोदी मेहसाणा रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान को चलाने में मदद किया करते थे। बाल नरेंद्र के अनुसार वह 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान सीमा पर जाने वाले सैनिकों को भोजन और चाय परोसते थे। जब टिकट होते हुए भी ट्रेन के फर्श पर सो गए पीएम मोदी। बड़ा दिलचस्प है ये किस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। आज पीएम मोदी 73 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। अलग अलग राज्यों में बीजेपी की यूनिट्स पीएम मोदी का जन्मदिन अपने अपने हिसाब से मनाने वाली है। कई राज्यों में आज के दिन कुछ कार्यक्रमों का आयोजन भी होने वाला है। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी और हीराबा मोदी की 6 संतानों में से तीसरे नंबर की संतान है। अपनी युवावस्था से ही पीएम मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य रहे हैं। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 के दशक से हुई। हालांकि 1990 से पहले तक उनके राजनीतिक करियर ने ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ी थी। पीएम मोदी के राजनीतिक जीवन के शुरुआती समय के कई किस्से काफी मशहूर हैं। ऐसा ही एक किस्सा 1990 का है, जब वह टिकट होते हुए भी ट्रेन के फर्श पर सो गए। आइए जानते हैं कि ये कहानी क्या है। क्यों ट्रेन की फर्श पर सोए पीएम मोदी? दरअसल पीएम मोदी के फर्श पर सोने का किस्सा लीना शर्मा ने बताया, जो कभी रेलवे में सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की जनरल मैनेजर थी। उन्होंने द हिंदू में लिखे अपने एक आर्टिकल में बताया कि कैसे जब वह इंडियन रेलवे ट्रैफिक प्रोबेशन पर थी, तो उनका लखनऊ से दिल्ली तक का सफर काफी खराब रहा। लीना बताती है कि उस समय उनके और उनकी सहेली के साथ ट्रेन में कुछ नेताओं ने बदतमीजी की थी। उन्हें टिकट होने के बाद भी अपनी सीट छोड़नी पड़ी। लीना ने बताया कि उन्हें और उनकी सहेली को अहमदाबाद जाना था, मगर जब वह लखनऊ से दिल्ली पहुंची, तो उनकी सहेली ने आगे का सफर नहीं करने का फैसला किया। हालांकि उन्हें उनकी एक बैचमेट मिल गई और फिर दिल्ली से अहमदाबाद तक के सफर की शुरुआत हुई। इस बार उनके पास टिकट भी नहीं था, क्योंकि समय कम होने की वजह से वह उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई। लेकिन टीटी से बात करने पर दोनों को एक बोगी में बैठने की इजाजत मिल गई। हालांकि जिस बोगी के कूप में दोनों को बैठाया गया, वहां पहले से ही 2 नेता मौजूद थे। लीना अपनी पिछली यात्रा के अनुभव की वजह से डरी हुई थी। हालांकि टीटी ने उन्हें आश्वासन दिया कि दोनों ही नेता बेहद अच्छे व्यक्ति हैं। कूप में पहुंचते ही दोनों नेताओं ने लीना और उनकी बैचमेट के लिए जगह बनाई। ये दोनों नेता और कोई नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला थे। इस सफर के दौरान राजनीति और इतिहास पर खूब बात हुई। लीना ने बताया कि रात के समय जब खाना आया,
तो खुद पीएम मोदी ने चारों लोगों के खाने की पेमेंट की। खाना खाने के तुरंत बाद टीटी आया और उसने लीना को बताया कि सोने के लिए सीट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये सुनते ही पीएम मोदी और शंकर सिंह वाघेला उठ खड़े हुए और कहा, कोई बात नहीं, हम व्यवस्था कर लेंगे। उन्होंने तुरंत ट्रेन के फर्श पर कपड़ा बिछाया और उस पर सो गए, जबकि अपनी सीट उन्होंने लीना और उनकी बैचमेट को दे दिया। सन्यासी बनना चाहते थे नरेंद्र, किस्मत ने लिखी थी कुछ और ही कहानी। जाने सीएम से पीएम मोदी बनने का सफर। बीजेपी सेवा पखवाड़ा शुरू करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाएगी। इस बीच सवाल ये है कि आखिर सामान्य परिवार में जन्मे पीएम मोदी ने सीएम से पीएम बनने तक का सफर कैसे पूरा किया। उनके पिता दामोदर दास मोदी चाय बेचते थे। स्वर्गीय मां हीराबेन इसमें सहायता करती थी। साथ ही वो दूसरों के घरों में बर्तन भी मांजती थी। ऐसे में पीएम मोदी का जीवन काफी मुश्किल भरा रहा। इसके बाद भी पीएमओ के मुताबिक वो पीएम मोदी आजाद भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। देश को स्वतंत्रता को 15 अगस्त 1947 को मिली थी। पीएम मोदी ने सन्यासी बनने का लिया फैसला। पीएम मोदी की शादी जशोदाबेन मोदी से करा दी गई, लेकिन वो ये नहीं चाहे। न्यूज 18 के मुताबिक वो पीएम मोदी ने सन्यासी बनने की राह थाम ली। उन्होंने देश के उत्तर और उत्तर पूर्व भारत की यात्रा की। इसके 2 साल बाद वो वापस लौटे। आरएसएस में हुए शामिल। पीएम मोदी लौटने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल हो गए। वो 1972 में गुजरात के अहमदाबाद में आरएसएस के प्रचारक बनाए गए। संघ में शामिल होने के बाद उनके दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से होती थी। यहाँ से पीएम मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुजरात में रचा इतिहास। पीएम मोदी को 1987 में गुजरात बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। इसी के साथ बीजेपी ने पहली बार अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जीता। साल 1990 के गुजरात विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा और वो दूसरे नंबर पर रही। इसके बाद बीजेपी को 1995 में गुजरात की 121 सीटें मिली। पीएम मोदी को 1995 में बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया। सीएम से पीएम बनने तक का सफर। नरेंद्र मोदी साल 2001 में गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने। वो 2014 तक सीएम रहे। फिर नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। अगले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से चुने गए। अब अगले साल आम चुनाव है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी को एक बार फिर से सत्ता की चाबी मिलेगी। ओबीसी तक पहुंचने का प्लान। बीजेपी रविवार को पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा शुरू करते हुए देश भर में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन करेगी। यह कवायद महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। रविवार को विश्वकर्मा जयंती भी है और पीएम मोदी अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा की शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक कौशल में लगे अन्य लोगों की मदद करना है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चूंकि इन पारंपरिक व्यवसायों में लगे लोग मोटे तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आते हैं, इसलिए 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली इस योजना को सत्तारूढ़ बीजेपी के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस वर्ग तक पहुंच बनाने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी क्या करेंगे? पीएम मोदी द्वारका में यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (IICC) के पहले चरण और दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तारित खंड का भी रविवार उद्घाटन करेंगे। रोचक तथ्य, जब मोदी 8 साल के थे तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के संपर्क में आए।
साल 1970 में 20 साल की उम्र में वह आरएसएस से इतना प्रभावित थे कि पूरी तरह से आरएसएस प्रचारक बन गए और 1971 में मोदी औपचारिक रूप से आरएसएस में शामिल हो गए। राजनीतिक घटनाक्रम 2019 30 मई को नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 31 मई को कैबिनेट का विस्तार किया। पीएमओ के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और वो सभी मंत्रालय स्वयं के पास रखे जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए। 2019 23 मई को नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से सांसद चुने गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराया। इसी जीत के साथ उन्हें फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। 2014 नरेंद्र मोदी 14वें और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आजादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री बने। 2012 मोदी फिर से मणिनगर से चुने गए। इस बार उन्होंने भट्ट श्वेता संजीव को 34,097 मतों से पराजित किया। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। बाद में उन्होंने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। 2007 23 दिसंबर 2007 को मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ और 20 दिसंबर 2012 को पूरा हुआ। इस बार फिर उन्हें मणिनगर से जीत हासिल हुई। उन्होंने कांग्रेस के दिनशा पटेल को हराया। 2002 में उन्होंने मणिनगर से चुनाव लड़ा और बेहतरीन जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के ओझा यतिन भाई नरेंद्र कुमार को 38,256 मतों से पराजित किया। उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी के लिए भी चुना गया। 2001 केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीजेपी ने उपचुनावों में कुछ राज्य विधानसभा सीटें खो दी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पटेल की जगह मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 24 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 मतों से पराजित किया। यह उनकी पहली और बहुत छोटी समय सीमा थी। 1995 वह भाजपा के राष्ट्रीय सचिव चुने गए और नई दिल्ली चले गए। उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। मोदी को 1996 में बीजेपी के महासचिव संगठन के रूप में पदोन्नत दिया गया। 1990 मोदी ने 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा आयोजित करने में मदद की। 1987 मोदी को बीजेपी की गुजरात इकाई के ऑर्गेनाइजिंग सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया था। 1986 एल के आडवाणी के बाद मोदी भाजपा के अध्यक्ष बने। उस समय आरएसएस ने बीजेपी के भीतर अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर रखने का फैसला किया। 1985 मोदी को आरएसएस ने बीजेपी को सौंपा था। बाद में 1987 में मोदी ने अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में बीजेपी के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की और बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की। 1979 में वह आरएसएस संभव प्रचारक बन गए। सूरत और वडोदरा के क्षेत्रों में आरएसएस गतिविधियों से जुड़ गए। वह दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने गए, जहां उन्हें आपातकाल के इतिहास के बारे में आरएसएस के संस्करण का शोध और लेखन के लिए रखा गया था। 1978 वे आरएसएस के संभाग प्रचारक बने। सूरत एवं वडोदरा में होने वाले संघ के कार्यक्रमों में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे।
1975 आरएसएस द्वारा नरेंद्र मोदी को गुजरात लोक संघ समिति का महासचिव नियुक्त किया गया था। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह सरकार का विरोध करने वाली पैम्फलेट की प्रिंटिंग में शामिल थे। पूर्व इतिहास 1967 उन्होंने वडनगर में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। पारिवारिक तनाव के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। मोदी ने उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत में यात्रा के दौरान लगभग 2 साल बिताए। 1960 मोदी ने बचपन में वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद की। बाद में वह बस स्टैंड के पास अपने भाई के साथ एक चाय स्टॉल चलाने लगे। उपलब्धियां इंडिया टुडे द्वारा 2007 के एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में मोदी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित हुए। टाइम मैगजीन के एशियाई संस्करण के कवर पेज पर दिखाई दिए। 2014 में CNN IBN न्यूज नेटवर्क द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर चुने गए। वह 2014, 2015 और 2017 में टाइम मैगजीन के विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में से एक थे। 2014 और 2016 में टाइम मैगजीन रीडर्स पोल में मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि साल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब हासिल किया। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें साल 2014 में दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना। उन्हें 2015, 2016 और 2018 में दुनिया में 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा मिला। 2015 में मोदी फॉर्च्यून मैगजीन की दुनिया के सबसे महान नेताओं की पहली वार्षिक सूची में 5वें स्थान पर थे। अपनी प्रीमियरशिप के दौरान भारत 2018 में विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रैंकिंग की लिस्ट में 100वें स्थान पर पहुंच गया। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद क्यों, भारत से ब्रिटेन तक इसमें क्या क्या हुआ शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इसका पहला पार्ट मंगलवार को जारी किया गया है। सीरीज में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात कही गई है। इसी को लेकर विवाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं ब्रिटेन में भी इस डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा वहां की संसद में भी उठा है। गुरुवार को पाकिस्तानी मूल के सांसद द्वारा यहां मुद्दा उठाए जाने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है जिस पर विवाद हो रहा है। अभी क्यों इसे रिलीज किया गया? विवाद शुरू कहां से हुआ? भारत का क्या कहना है? ब्रिटेन की संसद में इस पर क्या हुआ? डॉक्यूमेंट्री में क्या है जिस पर विवाद हो रहा है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इसका पहला पार्ट मंगलवार को जारी किया गया है। इस सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गई है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इसमें की गई है। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का भी इसमें जिक्र है। इस हिस्से में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात कही गई है। इसी को लेकर विवाद हो रहा है। विवाद कहां से शुरू हुआ? 17 जनवरी को इसे बीबीसी 2 पर रिलीज किया गया था। सीरीज के आते ही विवाद शुरू हो गया। ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हुआ। इसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि बीबीसी को 1943 के बंगाल अकाल पर भी सीरीज बनानी चाहिए, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों की भुखमरी और बीमारी के कारण मौत हो गई थी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि बीबीसी को यूके द चर्चिल क्वेश्चन शीर्षक से भी सीरीज बनानी चाहिए। विवाद बढ़ता देख एक दिन बाद ही बुधवार को बीबीसी ने सीरीज को यूट्यूब से हटा दिया।
गुरुवार को यह मामला ब्रिटेन की संसद में पहुंच गया। यहाँ पाकिस्तान मूल के सांसद इमरान हुसैन ने बीबीसी की सीरीज का मुद्दा उठाया। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीरीज पर क्या कहा? बीबीसी द्वारा रिलीज डॉक्यूमेंट्री को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें लगता है कि यह एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। इसकी कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है। उन्होंने इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि ध्यान दें कि इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें लगता है कि यह एक प्रचार सामग्री है जिसे एक विशेष कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म या डॉक्यूमेंट्री उस एजेंसी और व्यक्तियों का एक प्रतिबिंब है जो इस कहानी को फिर से फैला रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री सीरीज में ब्रिटेन के पूर्व सचिव जैक स्ट्रॉ द्वारा की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए बागची ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह जैक स्ट्रॉ ब्रिटेन की कुछ आंतरिक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूं? यह 20 साल पुरानी रिपोर्ट है। ब्रिटेन की संसद में इस पर क्या हुआ? गुरुवार को पाकिस्तान मूल के लेबर पार्टी के सांसद इमरान हुसैन ने ब्रिटेन की संसद में इसका मुद्दा उठाया। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि वह अपने भारतीय समकक्ष के चरित्र चित्रण से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पर यूके सरकार की स्थिति स्पष्ट और लंबे समय से चली आ रही है और बदली नहीं है। आगे सुनक ने कहा, निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे यह कहीं भी हो, लेकिन मैं उस चरित्र चित्रण से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, जो नरेंद्र मोदी को लेकर सामने रखा गया है। ब्रिटिश सांसद ने बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया। इससे पहले ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर ने बुधवार को अपने ट्वीट में बीबीसी को निशाने पर लिया। ब्रिटिश सांसद ने बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बीबीसी की आलोचना भी की। लॉर्ड रामी रेंजर ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीबीसी न्यूज, आपने भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भी बेइज्जती की है। हम दंगों और लोगों की मौत की निंदा करते हैं, लेकिन हम आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी निंदा करते हैं। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने भी दर्ज कराई आपत्ति। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट नाम के संगठन ने भी गुरुवार को बीबीसी की कड़ी भर्त्सना की। फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कहा कि बीबीसी जानती है कि अगर उसे विश्व भर में चर्चा में आना है, तो उसे मोदी के ही नाम का सहारा लेना होगा। बाकी जो भी कुछ दुष्प्रचार करने की कोशिश वह कर रही है, वह उस बीबीसी की साम्राज्यवादी सोच का प्रतिबिंब है, जिसके खुद अपने देश से पैर उखड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीबीसी पर 2 भाग वाली सीरीज इंडिया द मोदी क्वेश्चन वस्तुस्थिति से कोसों दूर है। उन्होंने इसके नाम पर आपत्ति करते हुए कहा कि मोदी यूके के लिए क्वेश्चन होगे, ऐसी अभद्र भाषा बीबीसी के संस्कारों को शोभा देती होगी। लेकिन मोदी भारत और दुनिया के कई देशों के लिए आंसर है। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री को गहन शोध वाला बताया। उधर शुक्रवार को बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री का बचाव किया। बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह एक गंभीरता से शोध की गई डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें अहम मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की गई है। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, डॉक्यूमेंट्री पर उच्चतम संपादकीय मानकों के अनुसार गहन शोध किया गया था। विपक्षी दलों ने भी दी प्रतिक्रिया। विवादित डॉक्यूमेंट्री पर अब देश की मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है।
पार्टी के महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने कहा कि 21 साल बाद 2002 के बारे में सच्चाई सामने आने से नरेंद्र मोदी अभी भी डरे हुए हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करना एक कायरतापूर्ण और अलोकतांत्रिक कार्य है। यह स्पष्ट रूप से मोदी के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। पाकिस्तान पर हवाई हमले से भारत में जश्न का माहौल, मोदी का समर्थन बढ़ता दिख रहा है। जम्मू नई दिल्ली, भारत। रॉयटर्स। सरकार द्वारा यह कहने के बाद कि उसने पाकिस्तान के अंदर हवाई हमले कर एक प्रशिक्षण शिविर में सैकड़ों आतंकवादियों को मार डाला, मंगलवार को पूरे देश में जश्न मनाने के लिए भारतीय सड़कों पर उतर आए। सर्वेक्षणकर्ताओं का कहना है कि यह प्रतिक्रिया इस बात का संकेत हो सकती है कि आम चुनाव से कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन बढ़ रहा है। कम कृषि आय और कमजोर नौकरियों की वृद्धि की चिंताओं की तुलना में देशभक्ति का प्रभाव अधिक हो सकता है। भारत ने कहा कि वायुसेना के विमानों ने जैश-ए-मोहम्मद (जेएम) के एक प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया। यह वह आतंकवादी समूह है जिसने 14 फरवरी के आत्मघाती बम हमले का श्रेय लिया था, जिसमें कश्मीर में भारतीय अर्धसैनिक पुलिस की मौत हो गई थी। एक पहाड़ी क्षेत्र पर पड़ोसी देश पाकिस्तान भी दावा करता है। भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा, बड़ी संख्या में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने कहा कि कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि मंगलवार के शुरुआती घंटों में हुए हमलों के नतीजे विवादित थे, लेकिन इसने भारत में कई लोगों को घटनाओं के बारे में अपनी सरकार के संस्करण पर विश्वास करने से नहीं रोका। भारत के सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में एक ड्राइवर संदीप शर्मा ने मोदी के लिए सम्मानसूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, मोदी जी ने आखिरकार यह कर दिखाया। यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बहुत गुस्सा है। भारत के विपक्षी नेताओं, जिनमें से कई सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के खिलाफ एकजुट हुए हैं, ने भारतीय वायुसेना (आईएएफ) को बधाई दी। हालांकि उन्होंने मोदी की प्रशंसा करना बंद कर दिया। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, मैं भारतीय वायुसेना के पायलटों को सलाम करता हूं। नियंत्रण रेखा (एलओसी) से 100 मीटर दूर एक गांव में, जो पाकिस्तान के साथ वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करता है, लोग निर्माणाधीन सुरक्षा बलों के बंकर के आसपास एकत्र हुए और भारत की जय जयकार के नारे लगाए। हम आज रात जश्न मनाएंगे, एक ने कहा। हमने पाकिस्तानी गोलीबारी में अपने कई ग्रामीणों को खो दिया है। पिछले कुछ वर्षों में नियंत्रण रेखा के पार गोलाबारी अक्सर होती रही है, लेकिन दूसरे देश के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ दुर्लभ है। पाकिस्तान में हमले की तो बात ही छोड़ दे, कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती कार बम विस्फोट के बाद से मोदी पर जवाबी कार्रवाई करने का दबाव है, जिस पर भारत का आरोप है कि यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा किया गया था, और हाल के दिनों में परमाणु शस्त्र पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ गया है। विश्लेषकों का कहना है कि मंगलवार की हड़ताल न केवल मई में होने वाले चुनाव में मोदी के अभियान को बढ़ावा देगी, बल्कि उन आर्थिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी जिनके लिए भाजपा को गर्मी महसूस हो रही है। सीएसडीएस थिंक टैंक के निदेशक और संजय कुमार ने कहा, मुझे लगता है कि इससे भाजपा की चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोग आमतौर पर जश्न के मूड में हैं कि सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने में सक्षम है। अग्रणी सर्वेक्षणकर्ता, भाजपा पिछले साल के अंत में कई राज्यों में चुनाव हार गई, जिसके बाद विपक्षी दलों ने मोदी का मुकाबला करने के लिए गठबंधन बनाने का प्रयास किया, और यद्यपि उनकी रेटिंग अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गई है, फिर भी मोदी देश में सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं, जैसा कि पिछले महीने इंडिया टुडे के सर्वेक्षण में दिखाया गया था। कुमार ने कहा, जो मतदाता भाजपा से दूर जाने लगे थे, उनका एक बड़ा हिस्सा वापस आएगा। यह सब बीजेपी के फायदे के लिए है। भारत की सबसे बड़ी पोलिंग कंपनियों में से एक सीएनएक्स के संस्थापक भावेश झा ने कहा,
इसके अलावा कई भाजपा समर्थकों का पार्टी से मोहभंग हो गया था, उन्हें राहत महसूस होगी। झा ने कहा, वे नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। क्योंकि यह चुनाव के बहुत करीब हो रहा है, पुलवामा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जैसे ही हड़ताल की खबर सामने आई, भारत के टेलीविजन चैनलों ने देशभक्ति के नारे और हेडलाइंस दिखाई, जिनमें टाइम्स नाउ का पराजय भारत के लिए गर्व का क्षण भी शामिल था, जिसमें भारत के लिए हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कुछ लोगों ने 2016 में भारतीय सेना शिविर पर आतंकवादियों के हमले के बाद पाकिस्तान में संदिग्ध आतंकवादी शिविरों पर तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक को याद किया। ट्विटर पर सर्जिकल स्ट्राइक 2, इंडियन एयरफोर्स और इंडिया स्ट्राइक्स बैक भारत में शीर्ष ट्रेंडिंग हैशटैग थे। दोपहर तक भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा हमले के बारे में कुछ विवरण उपलब्ध कराने के तुरंत बाद मोदी ने पश्चिमी राज्य राजस्थान के चुरू में एक चुनावी रैली में एक बड़ी भीड़ से बात की। इस महीने कश्मीर में मारे गए सुरक्षा बलों के सदस्यों की तस्वीरों के कोलाज के सामने रखे गए मंच से उन्होंने कहा, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि भारत सुरक्षित हाथों में है। नोटबंदी के लिए अच्छी अर्थव्यवस्था की जरूरत थी और यही सही समय था। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपनी सरकार के नोटबंदी के कदम का बचाव किया और कहा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था को कर चोरी और काले धन से बचाने के लिए सही समय में लिया गया सही निर्णय है। मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में 8 नवंबर 2016 के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले का विरोध करने का उपहास उड़ाया। मोदी ने कहा, आप ऑपरेशन कब कराते हैं? जब आपका शरीर स्वस्थ होता है। नोटबंदी के लिए अच्छी अर्थव्यवस्था की जरूरत थी और यही सही समय था। हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी थी और हमारा निर्णय सही समय पर लिया गया। उन्होंने कहा, यह कदम बिल्कुल सोच समझकर उठाया गया था। यह निर्णय दिवाली के बाद लिया गया, जब देश भर में व्यापार जोरों पर था। मोदी ने कहा, स्वच्छ भारत की तरह ही नोटबंदी का कदम भारत को भ्रष्टाचार और कालेधन से स्वच्छ करने के लिए उठाया गया। उन्होंने कहा कि वह इसका राजनीतिक जोखिम समझते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे चुनाव की चिंता नहीं है, मुझे अपने देश की चिंता है। मोदी ने विपक्ष से मुख्यधारा में जुड़ने और अपने देश के विकास में योगदान करने का आग्रह किया। मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी उनके भूकंप वाले बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के विरोध के कारण काम न हो पाने को लेकर कहा, हम चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष को टीवी चैनलों को बाइट्स देने की ज्यादा चिंता थी। विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के अपने फैसले की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने 26 मार्च 2014 को कहा था कि 1947 के बाद से किसी ने भी विदेशों से काला धन वापस लाने के बारे में नहीं सोचा। पीएम मोदी ने 3 साल पहले राम मंदिर की रखी थी आधारशिला। तब से बदली अयोध्या की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आधारशिला रखे जाने के 3 वर्षों बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का लगभग 60% कार्य पूरा हो गया है। जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होकर भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इन 3 वर्षों में अयोध्या नए सिरे से सज रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या की तस्वीर ही नहीं, बल्कि तकदीर भी बदलने लगी। पूर्ववर्ती सरकारों में उपेक्षित रहने वाली अयोध्या में बीजेपी की सरकार आने के बाद विकास की गंगा बह रही है। अयोध्या के कायाकल्प की नींव उस दिन पड़ी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को यहां राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। राम मंदिर के भूमि पूजन का आज यानी 5 अगस्त को 3 वर्ष पूरा हुआ है।
आज अयोध्या में प्रभु राम का दिव्य और भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनकर तैयार हो गया। इन 3 वर्षों में राम मंदिर का लगभग 60% संपूर्ण कार्य पूरा हो गया है। जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होकर भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इन 3 वर्षों में अयोध्या नए सिरे से सज रही है। लंबे अरसे से चले आ रहे मंदिर मस्जिद के विवाद के चलते 5 सदी से अयोध्या में पर्यटक और श्रद्धालु आने से कतराते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सुप्रीम फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया और 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया, तो उस दिन से अयोध्या निरंतर प्रगति की ऊंचाई पर खड़ी नजर आने लगी। इन 3 वर्षों में एक तरफ जहां कई गुना राम भक्तों की संख्या बढ़ी, तो अयोध्या के विकास में लगभग 34,000 करोड़ की परियोजना में परवान चढ़ रही है। अयोध्या में एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के 80% निर्माण का काम पूरा हो गया है, तो वहीं 1450 एकड़ में फैले नव्य अयोध्या का निर्माण भी तीव्र गति के साथ शुरू किया गया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निर्माण लगभग पूरा है। इसके अलावा बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए राम नगरी में 5 स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन भी बनकर के तैयार है। इतना ही नहीं, अधिकांश योजना भगवान राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने से पहले पूरी हो जाएगी। श्रद्धालु हवाई, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से आसानी से अयोध्या पहुँचे। इन सभी कार्यों को दिसंबर 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण से संत समाज में उत्साह। अयोध्या के संतों की माने तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। जब जब राम मंदिर का नाम आएगा तब तक 5 अगस्त 2020 को याद किया जाएगा। संत समाज में उत्साह है। संत समाज इस दिन को बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। इतना ही नहीं, जब से प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला है, तब से अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या, उसी मंशा के अनुरूप अयोध्या को सजाया जा रहा है। बीजेपी रेजोल्यूशन। इतिहास में अहम अध्याय। G20 सम्मेलन की सफलता के लिए बीजेपी ने पास किया पीएम मोदी के लिए प्रस्ताव। बीजेपी रेजोल्यूशन। G20 शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पहली बार पार्टी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान सफल सम्मेलन के लिए उनका जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी प्रेजेस पीएम मोदी फॉर G20 सक्सेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार 13 सितंबर की शाम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी संसदीय बोर्ड की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर भारत में G20 शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सफलता पर पीएम मोदी को बधाई दी गई। पार्टी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता को हमेशा जनता के G20 के रूप में जाना जाएगा और इसे एक सच्चे जन संचालित प्रयास के रूप में देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति CEC की बैठक में भाग लेने पार्टी मुख्यालय पहुंचे, तो वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और मोदी मोदी के नारे लगाए। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के बाद पीएम मोदी का पार्टी कार्यालय का यह पहला दौरा था। सम्मेलन को बताया इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय। बीजेपी के प्रस्ताव में सितंबर के 9 से 10 को नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की सराहना की गई है। इसमें कहा गया है कि हम बीजेपी कार्यकर्ता शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी अटूट प्रतिबद्धता पर गर्व करते हैं। G20 दिल्ली शिखर सम्मेलन भारत के राजनयिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जुड़ गया है। प्रस्ताव में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र को व्यापक और दूरदर्शी बताते हुए इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की गई है। इसमें कहा गया है
कि यह घोषणा पत्र हमारी दूरदर्शिता का प्रमाण है। अद्वितीय और अभूतपूर्व। बीजेपी ने अपने प्रस्ताव में सम्मेलन में हुई वैश्विक भागीदारी को अद्वितीय और अभूतपूर्व बताया। इसमें कहा गया है कि इससे भारत की क्षमता और प्रधानमंत्री मोदी के प्रभावी नेतृत्व में दुनिया का विश्वास प्रमाणित हुआ है। अफ्रीकी संघ G20 में शामिल करने महत्वपूर्ण उपलब्धि। प्रस्ताव में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया है। साथ ही इसे लेकर प्रधानमंत्री के पिछले प्रयासों का भी जिक्र किया गया है। प्रस्ताव में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरो इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत को विश्व के लिए ऐतिहासिक क्षण कहा गया है। हर भारतवासी के दिल को गर्व। प्रस्ताव के आखिर में कहा गया है कि G20 शिखर सम्मेलन की सफलता ने हर भारतवासी के दिल को गर्व की भावना से भर दिया है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमें यह विश्वास है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर विकास, सहयोग और वैश्विक नेतृत्व के मार्ग पर बढ़ता रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी फिटनेस मंत्रा। पीएम मोदी कैसे चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं, आप भी जाने उनके फिटनेस सीक्रेट। पीएम नरेंद्र मोदी फिटनेस मंत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी नीतियों और कार्यकलापों से आज वे जनवरी के नेता बन चुके हैं। अपने जन्मदिन पर वह अपनी मां के हाथों से मुंह मीठा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी का फिटनेस सीक्रेट क्या है? पीएम मोदी बहुत सादा खाना खाते हैं, तभी तो 70 साल की उम्र में भी फिट और एनर्जेटिक हैं। प्रधानमंत्री की डाइट हमेशा चर्चा में रही है। सादा खाना खाने के अलावा फिट रहने के लिए बहुत जतन करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी खाने को लेकर बेहद फिक्रमंद रहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा रैली और भाषण देने के लिए वो बहुत ज्यादा खाते होंगे या फिर भरपूर मात्रा में जूस पीते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी फेवरेट लिस्ट में गुजराती भाकरी और दाल खिचड़ी है। पीएम मोदी सुबह पोहा, खाखरा, भाकरी और अदरक वाली चाय पीते हैं। वे अदरक वाली चाय के शौकीन हैं। पीएम मोदी दिन के भोजन में चावल, दाल, सब्जी और दही लेते हैं। वे अपने गले का विशेष ध्यान रखते हैं। हमेशा गुनगुना पानी पीते हैं। इससे पाचन भी सही रहता है और गले में दर्द खराश की समस्या नहीं होती। पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर या शाम के समय फ्रूट्स खाते हैं। वो एक साथ ज्यादा खाना नहीं खाते, बल्कि हल्का फुल्का थोड़े थोड़े समय में खाते हैं। नवरात्रि के दिनों में 9 दिन और इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी उपवास करते हैं। इस दौरान वे सिर्फ नींबू पानी पीकर रहते हैं। इससे उनकी बॉडी डिटॉक्स होती है और एनर्जी लेवल बरकरार रहता है। उपवास के दिन वो दिन में केवल एक फल खाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कभी सुबह योग और डेली वॉक करना नहीं भूलते। रोज मेडिटेशन भी करते हैं। पीएम मोदी रात में कितनी भी देर से सोएं, सुबह 4 से 5 बजे उठकर योग करते हैं। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और योगासन उनकी एनर्जी और फिटनेस का मूल मंत्र है। प्योर वेजिटेरियन। पीएम नरेंद्र मोदी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ सादा गुजराती या साउथ इंडियन खाना पसंद करते हैं। इससे हैवीनेस और थकान नहीं होती। पीएम नरेंद्र मोदी न तो स्मोकिंग करते हैं और न ही शराब पीते हैं। उनकी सेहत और फिटनेस के पीछे ये भी खास वजह है। पीएम नरेंद्र मोदी 24 घंटे में महज 3 से 4 घंटे ही सोते हैं और उठने पर वे हमेशा फ्रेश महसूस करते हैं। भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी। पीएम मोदी की मां के निधन पर तमाम नेताओं ने जताया दुख। जानिए क्या कहा। पीएम मोदी मदर पास्ड अवे। पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी पास्ड अवे का शुक्रवार 30 दिसंबर को निधन हो गया। हीराबेन ने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। पीएम मदर हीराबेन मोदी पास्ड अवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी अब इस दुनिया में नहीं रही। हीराबेन मोदी पास्ड अवे
का शुक्रवार 30 दिसंबर को 100 साल की उम्र में निधन हो गया। हीराबेन ने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन मोदी के निधन पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की माता पूज्य हीराबा के निधन से गहरा दुख हुआ। पूज्य हीराबा उदारता, सादगी, कड़ी मेहनत और जीवन के उच्च मूल्यों के प्रतीक थे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन मोदी के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री हीराबेन के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रणनीति धार्मिक संदर्भ में आत्मछवि के निरंतर उपयोग में निहित है। मोदी को हमेशा इस बात की जानकारी रही है कि नेता को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। जहां वह अपने साथियों से आगे है, वह धर्म का अतिरिक्त पहलू है जिसके माध्यम से वह पैठ बनाता है और लोगों के मानस में अपने लिए एक आधार बनाता है। यह सर्वमान्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खबरों में और सामाजिक और राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं। यह लोगों के दिमाग पर कब्जा करने के लिए सावधानी पूर्वक विकसित की गई रणनीति का हिस्सा है। पत्रकारों के लिए यह विशेषता अक्सर काम आती है। यहाँ तक कि अगर कोई भाषण या ध्यान देने का अवसर चूक जाता है, तो वह निश्चित रूप से एक और मौका प्रदान करता है। हाल ही में यह जांचने का अवसर मिला कि देश का सबसे अधिक चर्चित नेता अपनी व्यक्तिगत छवि को आगे बढ़ाने और राजनीतिक प्रतिष्ठा या लोकप्रियता बढ़ाने के लिए वीडियो प्रारूप का उपयोग कैसे करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह खो गया है। हालांकि उन्होंने दृश्यमान बने रहने का एक और मौका प्रदान किया। प्रधानमंत्री के कई सोशल मीडिया हैंडल और आधिकारिक साइटों पर 12 अक्टूबर को प्रकाशित वीडियो और तस्वीरों की श्रृंखला ने असंख्य लोगों का ध्यान खींचा। उत्तराखंड में आशुतोष के पवित्र पार्वती कुंड में दर्शन और पूजन से सहमत हूँ। यहाँ से आदि कैलाश के दर्शन से भी मन प्रसन्न होता है। प्रकृति के देवता बसी अध्यात्म और संस्कृति की इस स्थली से अपने देश के सभी परिवारों के सुखमय जीवन की कामना करते हैं। pic.twitter.com IPO 0 CTA 0 नरेंद्र मोदी @नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर 2023। यह तब की बात है जब मोदी द्वारा महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार करने के लिए सचमुच झाड़ू का इस्तेमाल करने की यादें धुंधली हो गई थी। नवीनतम छवियां अधिक सम्मोहक थी और यहाँ तक कि मनोरंजन के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी दृश्यों की श्रृंखला पर ध्यान दिया। उन्होंने एक्स पूर्व में ट्विटर पर अपने पोस्ट में मोदी की एक तस्वीर लगाई। कैलाश पर्वत की धार्मिक रहस्य दिव्यता मुझे लंबे समय से आकर्षित करती रही है और त्रासदी यह है कि मैं इसे कभी नहीं देख पाऊंगा। व्यक्ति टी 4799 कैलाश पर्वत की धार्मिकता रहस्य दिव्यता मुझे लंबे समय से आकर्षित करती रही है और त्रासदी यह है कि मैं कभी भी इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देख पाऊंगा। pic.twitter.com x5 XE7 ज़ैकसाब अमिताभ बच्चन @ऐसाबच्चन 14 अक्टूबर 2023। मोदी के कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और सरकारी साइटों से पोस्ट की श्रृंखला ने क्रमिक रूप से उस दिन उत्तराखंड में उनके कार्यक्रमों का प्रचार किया। ये मोदी की प्रदर्शन क्षमता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और कैसे उन्होंने इसे अपने द्वारा बुने गए राजनीतिक आख्यान का अभिन्न अंग बना लिया, खासकर 2014 के बाद। हमेशा की तरह छवियों की नवीनतम श्रृंखला छविबस्टरिंग या यहाँ तक कि आभा उठाने के माध्यम से उस कथा को आगे बढ़ाती है। इस उदाहरण में इसकी शुरुआत वेशभूषा में कम से कम 3 बदलावों से हुई, जिसकी शुरुआत क्रीज परफेक्ट मोती सफेद पारंपरिक आदिवासी पोशाक से हुई। पूरे दिन
उनकी व्यस्तताओं और वेशभूषा ने धर्म, सेना और राजनीति के बीच पूर्ण संलयन को सूक्ष्मता से उजागर किया, जिसमें पुजारियों, सैनिकों और दर्शकों ने सहारा की जगह ले ली। बच्चन दृश्य रूप की विचारोत्तेजक क्षमता से अपरिचित नहीं है। उन्होंने इस विशेष छवि को इसकी विचारोत्तेजक शक्ति के कारण चुना। हाथ जोड़े हुए ध्यानमग्न मोदी की तस्वीर क्षितिज में एक जलाशय की ओर देख रही है, जहां कैलाश पर्वत बड़ा दिखता है। एक ऋषि के रूप में या एक पवित्र व्यक्ति के रूप में मोदी की धार्मिक छवि को बढ़ाता है, जो राजा भी है, एक राजा जिसकी विफलताओं को कई बार नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि उसका अर्थ अच्छा है और वह ईश्वरीय है। यह उस परिधान के समान है जिसे उन्होंने पहले कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर चुना था। मोदी की बढ़ती हुई जुल्फें और लहराती दाढ़ी उन्हें बुद्धिमान बनाती थी और उन्हें सरकार की कमियों और दूरदर्शिता की कमी के लिए आलोचना से बचाया जाता था। उत्तराखंड की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए भी कई भूमिकाएं निभाई। प्रत्यक्ष अवसर पिथौरागढ़ जिले में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह था। लेकिन सबसे अधिक प्रचारित तस्वीरें सफेद रंग की मलाईदार छाया वाली थी, जो पोशाक पहनने वाले व्यक्ति की शुद्धता को रेखांकित करती थी। मोदी यह पोशाक पहनकर पार्वती कुंड के किनारे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर गए। ऐसे विदेशी स्थानों का अपना आकर्षण होता है, लेकिन इस मामले में, जैसा कि बच्चन की पोस्ट में संकेत दिया गया है, यह एक ऐसा स्थान भी है जहां कई श्रद्धालु हिंदू जाकर भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी सेटिंग्स मोदी को खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती है, जो लोगों का रक्षक भी है। विशेष रूप से इस कार्य के साथ प्रधानमंत्री ने लोगों को बताया कि उनके लिए वरदान और आशीर्वाद मांगने के लिए वह ऐसे दुर्गम स्थानों तक ट्रैकिंग का कठिन कार्य भी करते हैं। उनका एक पोस्ट इस बात को पुष्ट करता है, प्रकृति की गोद में स्थित आध्यात्मिकता और संस्कृति के इस स्थान से मैंने अपने देश के सभी परिवारों के लिए सुखी जीवन की कामना की है। संदेश स्पष्ट था, उसने इतनी दूर तक यात्रा की है, न कि छवियों द्वारा जगाए गए दृश्य आश्चर्य में भाग लेने के लिए या अपनी यात्रा करने योग्य सूची से किसी अन्य गंतव्य पर टिक करने के लिए, बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए। इन पोस्टों में प्रीमियर को डिजाइनर पोशाक, स्पष्ट रूप से में ऊनी कपड़ों की परतों के ऊपर पहने हुए और सिर पर टोपी पहने हुए दिखाया गया है। एक खोज से पता चला कि मोदी ने जो पोशाक पहनी थी वह वास्तव में जिले के एक विशेष आदिवासी समुदाय के पुरुषों द्वारा पहनी गई थी। मई 2019 में केदारनाथ मंदिर परिसर में गुफा के अंदर की तरफ, जहां उनके वीडियो और तस्वीरों ने अज्ञात कैमरा पर्सन को पहुंच प्रदान करने के कारण आलोचकों का मजाक उड़ाया था, इस पिथौरागढ़ मंदिर में भी कैमरे की घुसपैठ की उपस्थिति ने ऐसा किया। अनुष्ठान करते समय उनके चेहरे पर जो शांत अभिव्यक्ति रहती थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। यह एक पुराने सहयोगी के एक दशक से भी अधिक समय पहले किए गए अवलोकन की याद दिलाता है। उनके निजी कमरे के बाहर हर वर्ग इंच एक मंच है, वडनगर में उनके स्कूल में अस्थायी मंच की तरह, जहां वह गए थे। उनके शिक्षकों में से एक ने विवरण प्रदान किया था, उन्होंने केवल मुख्य भूमिकाएं स्वीकार की। स्वयं की प्रस्तुति मोदी की राजनीति के केंद्र में रही है। सोशल मीडिया के शुरुआती उपयोगकर्ता के रूप में वह इस बात से अवगत हो गए कि प्रौद्योगिकी सौंदर्य शास्त्र की अपील को कैसे बढ़ा सकती है। अपनी वक्तृत्व शक्ति से वे बार बार बताते हैं कि इनमें से कुछ भी उनके लिए नहीं है, बल्कि जनता के लिए ही है। उस दिन के लिए मोदी की व्यस्तताओं में यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि धार्मिक या आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक के साथ कैसे जुड़ा है। यह समझ में आने योग्य था क्योंकि तीनों का समामेलन संघ परिवार के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। संस्कृति, धर्म और राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्र के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए और सार्वभौमिक है।
दिन के दौरान मोदी आम जनता के अलावा सेना, सीमा सड़क संगठन और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कर्मियों की सभा में शामिल हुए, जिनमें से कई लोग उनके द्वारा लिए गए मार्ग के दोनों ओर जयकार करने के लिए इकट्ठे हुए थे। फूलों की पंखुड़ियां बरसाएं। इन पड़ावों के बाद मोदी अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम में एक अन्य प्राचीन शिव मंदिर के लिए रवाना हुए। बीच में उन्हें एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने का भी समय मिला। मोदी कभी भी अपनी धार्मिकता को खुलकर प्रदर्शित करने में असफल नहीं होते हैं, चाहे वह आज का दिन हो या मई 2019 में केदारनाथ में, वाराणसी में, या यहाँ तक कि क्रमशः दिसंबर 2021 और अगस्त 2020 में अयोध्या में। इन कृत्यों के माध्यम से मोदी खुद को एक कट्टर हिंदू के रूप में पेश करते हैं। हालांकि वह एक यूटोपियन व्यक्ति बने हुए हैं, जिनकी पूर्णता हुई पोलोई के लिए अव्यावहारिक है। मोदी अधिक से अधिक एक ऐसी आकांक्षा हो सकते हैं जो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी उनकी जगह नहीं बन सकता या उनकी जगह नहीं ले सकता। एक समय था जब उन्होंने और उनकी पार्टी ने अपनी ओबीसी स्थिति को प्रचारित किया था, लेकिन अब नहीं। जब भी वह किसी ऐसी चीज पर बोलते हैं जिसमें हिंदुत्व और हिंदूपन की गूंज होती है, सावरकर ने इसे हिंदुत्व को परिभाषित करने के लिए सबसे निकटतम शब्द कहा था, तो वह जाति, वर्ग और क्षेत्रीय रेखाओं को धुंधला कर देते हैं। वह सिर्फ एक हिंदू है। धर्म और राज्य के बीच कोई अलगाव नहीं है। प्रभावी रूप से बाद वाले ने वास्तव में 2014 के बाद से कहीं अधिक गहरा धार्मिक रंग प्राप्त कर लिया है। मोदी का हर नाटक किसी मंदिर या धार्मिक परिसर के भीतर नहीं होता। 1 अक्टूबर को टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म झाड़ू के साथ मोदी से जगमगा उठे। उन्होंने ऐसा अकेले नहीं किया, बल्कि फिटनेस के क्षेत्र में प्रभावकों की नई जमात के सदस्य अंकित बयानपुरिया को चुना। सरकार ने सितंबर के दूसरे पखवाड़े को स्वच्छता ही सेवा के रूप में मनाया। ज्यादातर आधिकारिक कार्यक्रमों की तरह इसका नामकरण भी पूरी तरह से हिंदी में था। अभियान 2 अक्टूबर को समाप्त होना था, वह दिन जब राजघाट की अनिवार्य यात्रा मीडिया में समय और स्थान को प्रभावित करती है। इससे एक दिन पहले ही यह वीडियो क्लिप बड़ी चालाकी से जारी किया गया था। लगभग पहले शॉट से यह समझ में आता है कि प्रोडक्शन टीम को बता दिया गया था कि मोदी स्टार है। स्पॉटलाइट उनके चेहरे पर छाई रहती थी, जबकि सहकलाकार अक्सर अंधेरे में डूबे रहते थे। दोनों में से जबकि मोदी ने कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और एक सहायक के रूप में सफेद लपेटा हुआ था, अपने कंधे पर रणनीतिक रूप से लपेटा हुआ था या पिन किया हुआ था। बयानपुरिया एक सामान्य कसरत पोशाक में थे, ट्रैकसूट बॉटम और एक गोलगर्दन टी शर्ट। वीडियो में मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया गया है जो स्वच्छता और फिटनेस के बारे में भी चिंतित है। प्रधानमंत्री के हैंडल से एक पोस्ट में कहा गया है, यह सब स्वच्छ और स्वस्थ भारत के बारे में है। एक खुली जगह में बड़े पेड़ों के साथ फिल्माया गया है, जो एक पार्क की तरह पृष्ठभूमि प्रदान करता है। शूटिंग प्रधानमंत्री के आवास के पिछवाड़े में भी हो सकती है। इरादा व्यक्तिगत रूप से झाड़ू उठाकर स्वच्छ भारत मिशन के प्रति मोदी की प्रतिबद्धता का प्रचार करना है। दोनों पात्र हंसी मजाक करते हैं। सामग्री का उद्देश्य मोदी केंद्रित पौराणिक कथाओं को आगे बढ़ाना है। बयानपुरिया का कहना है कि उन्होंने अपने फिटनेस शासन के लिए मोदी से प्रेरणा ली। यह फिर से अप्राप्य मोदी है, जो व्यापक रूप से देखे जाने वाले इस वीडियो के स्टार है। सोनीपत के इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के इंस्टाग्राम पर 4.9 मिलियन फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वह मोदी से प्रेरित नहीं होते तो सारी कोशिशें बेकार हो जाती। मोदी लोगों की भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करके उनका हिस्सा बन जाते हैं। वह उस अभिजात्य वर्ग का हिस्सा है, जिसका हिस्सा लोग उनकी पहनावे की शैली और उनके द्वारा प्रदर्शित अपरिष्कृत राजनीतिक शक्ति के माध्यम से बनना चाहते हैं।
मोदी को हमेशा इस बात की जानकारी रही है कि नेता को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। वह दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके लिए लोकलुभावन का खाका उपयुक्त है। जहां वह अपने साथियों से आगे है, वह धर्म का अतिरिक्त पहलू है जिसके माध्यम से वह पैठ बनाता है और लोगों के मानस में अपने लिए एक आधार बनाता है। धर्म और धार्मिक शब्दावली के निरंतर उपयोग के कारण उनके कार्यों में एक कथित मसीहाई उत्साह दिखाई देता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक से अधिक अवसरों पर मोदी ने दावा किया है कि वह चुने गए व्यक्ति हैं। उनका दावा पूरी तरह से उस बात से मेल खाता है जिसे अकादमिक एस विटोरिनी ने परिकलित, तीक्ष्ण, सुव्यवस्थित शैली और संत जैसा लुक कहा है, जो मोदी को लोगों के सामने मसीहा, सुपर सीईओ के रूप में प्रस्तुत करता है। पीएम मोदी को दुनिया का सबसे खास नेता मानते हैं। चीनी दिया मोदी लाओक्सियन नाम, जानिए इसका मतलब। रणनीतिक मामलों पर केंद्रित पत्रिका डिप्लोमेट के लेख चीन में भारत को कैसे देखा जाता है में पत्रकार म्यू चुनशान ने यह भी लिखा कि ज्यादातर चीनी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाकर रख सकता है। बीजिंग अमेरिका की पत्रिका डिप्लोमैट मैगजीन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों, नेटिजन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी लोकप्रिय है और उन्हें सम्मान से मोदी लाओक्सियन कहा जाता है, जिसका अर्थ मोदी अमर है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बावजूद किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता के लिए यह एक दुर्लभ सम्मानजनक संदर्भ है। रणनीतिक मामलों पर केंद्रित पत्रिका डिप्लोमेट के लेख चीन में भारत को कैसे देखा जाता है में पत्रकार म्यू चुनशान ने यह भी लिखा कि ज्यादातर चीनी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाकर रख सकता है। चुनशान चीनी सोशल मीडिया विशेष रूप से सिना वेबो का विश्लेषण करने के लिए मशहूर है। सिना वेबो चीन में ट्विटर जैसा सोशल मीडिया मंच है और इसके 58.2 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। क्या है लाओक्सियन का मतलब? आलेख के अनुसार चीनी इंटरनेट पर प्रधानमंत्री मोदी का एक असामान्य उपनाम है, मोदी लाओक्सियन। लाओक्सियन का संदर्भ कुछ विशेष क्षमताओं वाले एक बुजुर्ग अमर व्यक्ति से है। उपनाम का अर्थ है कि चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग सोचते हैं कि मोदी कुछ भिन्न है और आश्चर्यजनक भी अन्य नेताओं की तुलना में। उन्होंने लिखा है कि चीनी लोग मोदी की पोशाक और शारीरिक हाव भाव दोनों की ओर इशारा करते हैं तथा उनकी कुछ नीतियों को भारत की पिछली नीतियों से अलग मानते हैं। कुछ चीनी नागरिकों का मानना है कि भारत रूस, अमेरिका सहित विभिन्न प्रमुख देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रख सकता है। उन्होंने कहा कि लाओक्सियन शब्द मोदी के प्रति चीनी लोगों की जटिल धारणा को दर्शाता है, जिसमें जिज्ञासा, विस्मय आदि शामिल है। म्यू ने कहा, मैं करीब 20 साल से अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग कर रहा हूं और चीनी नेटिजन, इंटरनेट यूजर्स के लिए किसी विदेशी नेता को उपनाम देना दुर्लभ है। मोदी का उपनाम अन्य सभी से ऊपर है। निश्चित रूप से उन्होंने चीनी जनमत पर एक छाप छोड़ी है।